नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र तिवारी स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म योगेंद्र टाइम्स पर। दोस्तों, हिस्ट्री की जो क्विज चल रही थी उसमें हम आज पहुंच गए हैं एक महत्वपूर्ण मोड़ पे, जिसमें हम मुगल काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक बार फिर से देखेंगे। अभी तक आपने देखा होगा महज 7 से 8 मिनट देकर आप 15 क्वेश्चंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के हल आप देख रहे हैं, और ये ऐसे प्रश्न हैं जो लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आपको इतना ही कहना चाहेंगे, अगर आपको हमारे सेशन अच्छे लग रहे हैं तो आप शेयर ज़रूर करें सेशन को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें और वो भी फ़ायदा उठा सकें। कोई समस्या हो रही कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आप पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुगलों ने नवरोज़ का त्यौहार लिया था, कहाँ से लिया था ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है पारसियों से, ऑप्शन बी है तुर्कों से, ऑप्शन सी है मंगोलों से, या ऑप्शन डी है यहूदियों से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए होगा, पारसियों से नवरोज़ का त्यौहार लिया गया था। आप देखेंगे तो नवरोज़ के त्यौहार को मनाने की जो परंपरा है वो बलबन द्वारा शुरू की जा रही है, क्योंकि बलबन एक ऐसा राजा था जिसने कई सारी चीज़ें भारत में नए रूप से स्थापित की, जिनमें उसने प्रशासन के क्रम में रक्त और लौह की नीति को अपनाया, और साथ ही साथ अपने आप को एक अलग अफरासियाब वंश से बताया, जो कि एक काल्पनिक वंश था। इन्होंने कहा कि हम सामान्य आदमी नहीं हैं, हम अफरासियाब वंश से आते हैं। अफरासियाब वंश एक ऐसा वंश था जिसके माने जाते हैं कि 50 राजाओं को जिसने दिया है, अर्थात वो ऐसा वंश था जो राजा बनाने वाला वंश था। तो बलबन महत्वपूर्ण शासक रहा है। बलबन मुख्यतः एक दास था जिसे ग्वालियर विजय के दौरान इल्तुतमिश ने खरीदा था। याद रखिएगा, इन सब चीज़ों को प्रश्न में बहुत ज़्यादा पूछता है। और बलबन के बारे में ये कहा जाता है कि कौन सा ऐसा शासक है जो एक दास होते हुए खान बना, खान से मलिक बना, मलिक से फिर सुल्तान बना, ये सब मलिक बना फिर खान बना फिर सुल्तान बना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी बलबन ही होता है, इसको आप याद में थोड़ा सा रखिएगा। एक प्रश्न यहाँ से और बहुत संभावित बनता रहता है बार बार परीक्षाओं में, कि कौन सा ऐसा सुल्तान था जो बिना सुल्तान होते हुए भी सुल्तान के छत्र का प्रयोग करता था, अर्थात जो राजा के साथ एक छतरी लेके चलते थे उसका प्रयोग करता था, क्योंकि इसका दामाद खुद सुल्तान था। तो इसने अपने आप को उस तरीके से यूटिलाइज़ किया था, कहा था कि आप दामाद हो, बैठे रहो किनारे, हम क्या करेंगे, छतरी उतरी लेकर अपना चलेंगे। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि बलबन से संबंधित प्रश्न इस तरीके से बनते हैं। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था। हमने पिछले क्विज में शेर शाह पर विस्तृत चर्चा की थी, तो इसलिए आज हम इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे बचपन का नाम पूछ रहा है शेर शाह का। ऑप्शन ए है फरीद खां, ऑप्शन बी है बहार खां, ऑप्शन सी है हुसैन खां, ऑप्शन डी है हसन खां। तो शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था, और इसने हुमायूं से मुख्यतः 2 युद्ध लड़े थे। एक तो चौसा का युद्ध 1539 में, एक बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 में। तो ये भी प्रश्न बनते रहते हैं, पिछले क्विज में आए थे ये प्रश्न, तो इसलिए आपको रिकॉल भी करवा दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की। वही प्रश्न अभी पूछ लिया। ऑप्शन ए बिलग्राम का युद्ध, ऑप्शन बी कालिंजर का युद्ध, ऑप्शन सी चौसा का युद्ध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय अफगान सत्ता की जो स्थापना हो रही है वो की जा रही है बिलग्राम युद्ध 1540 के बाद। हुमायूं को इसमें इसने हराया था और दिल्ली पर अफगान सत्ता की स्थापना की थी। इस बात को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था। ऑप्शन ए है मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच, ऑप्शन बी है औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच, ऑप्शन सी है बाबर और अफगान के बीच, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि धर्मत का जो युद्ध है वो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन बी इस तरीके से इसका सही होगा। आप देखेंगे उत्तराधिकार के क्रम में कई तरीके के युद्ध लड़े गए, जो मुख्यतः औरंगजेब और उसके पुत्रों के बीच हुए। उनमें से बहादुरगढ़ का युद्ध है, धर्मत का युद्ध है, सामूगढ़ का युद्ध है, और साथ ही साथ खजुआ का युद्ध और देवराई का युद्ध है, जिसमें आप देवराई के युद्ध में देखेंगे अंतिम रूप से सत्ता के लिए संघर्ष किया जाता है। तो इसका कभी आपसे क्रम भी पूछ सकता है युद्धों का, खास करके अगर आप नेट वगैरह की परीक्षा देने जा रहे हैं। तो याद रखिएगा बहादुरपुर का युद्ध है 1658 में लड़ा गया था, क्रम से ही आपको बता रहे हैं। धर्मत का युद्ध ये भी 1658 में, लेकिन इसके महीने अलग अलग हैं। सामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया, और उसके बाद
खजुआ का और फिर देवराई का युद्ध लड़ा गया। तो ये महत्वपूर्ण युद्ध है। उत्तराधिकार के क्रम में आप देखेंगे उत्तर मुगल काल में लगातार संघर्ष होते रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, पित्रादुरा का आरंभ किसने किया था? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको पिछले क्विज में पित्रादुरा के बारे में कुछ बताया था। पित्रादुरा एक ऐसी शैली है जिसमें क्या करते हैं हम दीवार पर धातुओं को लगवाते हैं, सोना लगवा देते हैं, चांदी लगवा देते हैं, जिसके पास जैसी सुविधा हो। हम लोग क्या करते हैं, दीवार को कुछ नहीं तो पैर ही लगा गंदा कर देते हैं। सरकारी हॉस्पिटल है, ठीक। तो उसी तरीके से यहाँ पर इस तरह की घटनाएं राजा महाराजा करवाते थे। तो कह रहा है पित्रादुरा शैली किसने स्टार्ट की? तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, ऑप्शन ए होगा। स्टार्ट तो जहांगीर ने करवाई थी, परंतु आप देखेंगे इस शैली को सबसे ज़्यादा जो बढ़ाया था आगे वो शाहजहां ने बढ़ाया था। क्वेश्चन है, जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुआ? जागीरदारों के बारे में चर्चा की गई है आपसे कई बार। ऑप्शन ए है बहादुर शाह, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो आपसे पूछ रहा है जागीरदारी संकट सबसे पहले किस मुगल बादशाह के सम्मुख आया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी होगा। औरंगजेब के समक्ष इस तरीके से संकट उत्पन्न हुआ। औरंगजेब को आप देखेंगे अपने जीवन के महत्वपूर्ण 25 साल उसने दक्षिण की राजनीति में दिए, जिससे कि वो दक्षिण की राजनीति में पार्टिसिपेट कर सके। आपसे पूछता प्रश्न, सबसे ज़्यादा मराठों से संघर्ष किसने किया? औरंगजेब ने किया, परंतु मराठों से परिचय किसने करवाया? अकबर ने करवाया। इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? ऑप्शन ए सलीम चिश्ती, ऑप्शन बी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन सी हमीउद्दीन चिश्ती नागौरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चिश्ती सिलसिले की स्थापना की बात करेंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती परंपरा को भारत में स्थापित किया था। इसको आप याद रखिएगा। और निजामुद्दीन औलिया भी सूफी संतों की श्रेणी में आते हैं, भारत में महत्वपूर्ण हैं और इन्हें महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है, निजामुद्दीन औलिया को। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का मार्ग है? गाना बजाना, इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ईश्वर के समीप पहुंच सकते हैं। ऑप्शन ए है सैयद मोहम्मद, ऑप्शन बी है बाबा फरीद, ऑप्शन सी है शाह आलम बुखारी, ऑप्शन डी है मोइनुद्दीन चिश्ती। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी होगा, मोइनुद्दीन चिश्ती। चूंकि ये सूफी संत थे तो ये मानते थे। आप देखें बाबा फरीद आदि ने ये भी सूफी संत परंपरा के रहे हैं, सबके लेकिन अलग अलग मत रहे हैं। तो मोइनुद्दीन चिश्ती ये मानते थे कि संगीत जो है ईश्वर के निकट हमें ले जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है? ऑप्शन ए हिंदूवाद से, ऑप्शन बी बौद्धवाद से, ऑप्शन सी इस्लाम से, ऑप्शन डी सिखवाद से। इस प्रश्न का आसान सा ये प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मूलतः या इस्लाम से प्रेरित है सूफी सिलसिला। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इस्लाम का जो रहस्यवादी आंदोलन है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दीन इलाही, ऑप्शन बी सूफी आंदोलन, ऑप्शन सी तौहीद इलाही, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलनों को सूफी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफी में कौन संगीत के विरुद्ध था? मैंने अभी चर्चा की कि कुछ लोग थे जो संगीत को मानते थे, कुछ लोग संगीत को नहीं मानते थे। तो पूछ रहा है कौन है जो विरोध में थे। ऑप्शन बहुत पूछता है एग्जाम में। ऑप्शन ए चिश्ती, ऑप्शन बी सुहरावर्दी, ऑप्शन सी नक्शबंदी, ऑप्शन डी कादरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी, नक्शबंदी जो सिलसिला था उसमें सूफी के अंतर्गत संगीत का विरोध किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूफिया कलाम एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता कहाँ का? ऑप्शन ए गुजरात का, ऑप्शन बी राजस्थान का, ऑप्शन सी कश्मीर का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों कश्मीर होगा। कश्मीर से संबंधित है सूफिया कलाम, कश्मीर महत्वपूर्ण रहा है, इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न बनते रहते हैं इस तरीके के। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी राणा कुंभा, ऑप्शन सी महाराणा प्रताप, ऑप्शन डी राणा सांगा। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन
ए होगा पृथ्वीराज चौहान अर्थात पृथ्वीराज तृतीय के समय में। याद रखिएगा, इसको मैं बार बार बताता हूँ। पृथ्वीराज चौहान जिन्हें हम जानते हैं इस नाम से, वो पृथ्वीराज तृतीय थे। इनसे पहले भी 2 लोग हो चुके थे पृथ्वीराज के नाम से। इसको याद रखिए, पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ गए थे? राजस्थान गए थे। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। काव्याभिव्यक्त के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? काव्य के रूप में अभिव्यक्त किया उर्दू को, कविता के रूप में, कौन था वो? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी फैज़, ऑप्शन डी मिर्ज़ा गालिब। तो इस पर मैंने चर्चा भी की है इसके पहले कि उर्दू और तंबूरा दोनों के लिए जो मुख्यतः जाना जाता है वो अमीर खुसरो को जाना जाता है। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर सही क्या होगा? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया? बढ़िया प्रश्न है। ऑप्शन ए कनिष्क द्वारा, ऑप्शन ए उपाली द्वारा, ऑप्शन सी महाकश्यप द्वारा, ऑप्शन डी अशोक द्वारा। तो संरक्षण की बात कर रहा है तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, अशोक के समय में संरक्षण किया गया था। पहली बौद्ध संगीति आप देखेंगे अजातशत्रु के समय हो रही, दूसरी बौद्ध संगीति आप देखेंगे कालाशोक के समय हो रही, तीसरी अशोक के समय हो रही, चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय हो रही। जो कनिष्क के समय हो रही उस बौद्ध संगीति की सबसे महत्वपूर्ण 2 बातें हैं। एक बात तो ये कि इसी में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया और इसी बौद्ध संगीति में चौथी में ही संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था। यहीं से संस्कृत का दोबारा से उत्थान शुरू होता है। इसको याद रखिएगा। तो कैसा लगा आज का सेशन हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ बने रहे हमारे साथ, आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। क्विज़ भी मिल रही हैं और ज्योग्राफी का सेशन भी मिल रहा है। शीघ्र ही पॉलिटी और ज्योग्राफी की क्विज़ भी आपके बीच में लेके आ रहे हैं जल्दी ही। तो बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।